आप में से महात्मा फुले की गुलामगिरी पुस्तक किसने किसने पढ़ी है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि महात्मा फुले जी उसमें किसके साथ बात कर रहे हैं? महात्मा फुले जी, क्रांति ज्योति महात्मा फुले जी पूरे गुलामगिरी की किताब में धोंडीबा नाम के एक इंसान के साथ बात कर रहे हैं। और धोंडीबा नाम का इंसान कौन है? तो धोंडीबा नाम का इंसान है जो उन्हें मारने आया था, और जब उनको पता चलता है कि महात्मा फुले उन्हीं लोगों के बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, तब वो महात्मा फुले का खंदा कार्यकर्ता बन जाते हैं। और जिसके साथ चर्चा करते करते महात्मा फुले गुलामगिरी, वैसे तो महात्मा फुले ऐसे भी गुलामगिरी लिख सकते थे अपने ही तरह से, उनको क्यों लगा कि गुलामगिरी में महात्मा फुले और धोंडीबा सवाल करता है, महात्मा फुले जवाब देते हैं, धोंडीबा सवाल करता है, महात्मा फुले जवाब देते हैं। मुझे ये महात्मा फुले जी का बहुत ही पॉलिटिकल स्टैंड लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो धोंडीबा है वो रामोशी समुदाय से आता है, वो घुमांतु है। इस तरह के मॉड्यूल को हमें जो है और न्यू में जाकर समझना पड़ेगा कि महात्मा फुले बस गुलामगिरी की व्याख्या नहीं वहाँ पे रखते हैं, बल्कि वो उनके एक ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर घुमांतु जनजाति के लिए जो जगह तैयार करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल है, ये सवाल कर सकते हैं, उनको जवाब दिए जा सकते हैं और उनको चर्चाओं के भीतर जो है वो लाया जा सकता है। आज ये सारी चीज़ें हमारे लिए तोड़ी गई है। जनगणना के ऊपर ही मैं रहूँगी और मूवमेंट और उसको किस तरह से पुनर्जीवित जो करना है, ऐसे ही आसपास का हमारा विषय है, मैं उससे परे नहीं जाऊंगी बिल्कुल। मतलब उसको किस तरह से हमारे आंदोलन की प्रतिकार क्षमता हम बढ़ाए, उसे सशक्त करें, उसको री एनर्जाइज करें, फिर से जिंदा करें, पुनर्जीवित करें। शायद दम घुट रहा होगा, फिर से किस तरह से सांस भरे। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि इतिहास को छोड़ के जो है वो नहीं चलने वाला है। तो हमारे लिए जो भी विकास के मॉड्यूल हमारे महामानवों ने तैयार किए हैं वो बस विकास के मॉड्यूल नहीं है। तो वो राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी है, वो राइट टू वर्क की पॉलिसी है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू वर्क जिसे हम कहें, राइट टू हाउसिंग की पॉलिसी है जब शाहू महाराज घर देते हैं। तो इन पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अभिव्यक्ति के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। मैं जब जनगणना के बारे में सोचती हूँ और ये पूरे मूवमेंट के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि क्यों अंग्रेजों को भी ज़रूरी लगता है कि घुमांतु को गिनना चाहिए, लेकिन यहाँ के निर्णयकारों को ज़रूरी नहीं लगता है कि घुमांतु को गिनना चाहिए। ऐसे क्यों होता है? ठीक है, उसके कई संगठनात्मक रीज़न भी हो सकते हैं कि हम इकट्ठा नहीं है, हमारी उस तरह से ऊर्जा नहीं है, लेकिन हाँ इतने वो आसान रीज़न भी नहीं है, आसान कारण भी नहीं है। तो मुझे उसका जवाब इस तरह से लगता है कि डायरेक्ट एक लाइन में उसका जवाब है कि अभी अगर हम जनगणना की बात करें और जनगणना के अंदर अगर अलग स्तंभ होता है तो सरकार की बेइज्जती होगी, सरकार जो है वो मुंह पे गिरेगी कि 70 सालों से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के लिए सरकार दीवारें खड़ी नहीं कर सकती है, सरकार एजुकेशन सिस्टम नहीं खड़ी कर सकती है। तो ये चेहरा छुपाने वाली बात है कि जब आपको पता है कि आप पूरी तरह से कीचड़ में गिले हो तो आप कैसे वर्ल्ड के सामने लाओगे कि हमने हमारे 14 कोटि 16 कोटि, अलग अलग रिसर्च है, आयोग अलग अलग चीज़ें कहता है। मैं कल ही एक साथी से बात कर रही थी कि हमारी जितनी लोक संख्या है इंटरनेशनल लेवल पे उतने लोक संख्या के स्वतंत्र देश है, मतलब 14 कोटि लोक संख्या के देश है। फ्रांस की लोक संख्या हमसे कम है, मंगोलिया की लोक संख्या जिसे कहे कि घुमांतु जनसंख्या से कम है। तो भारत करते हुए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के भीतर जो घुमांतु नाम का देश है उसे गिनना नहीं है, मतलब देश के अंदर एक देश बहिष्कृत रखने की ये क्या है, कूटनीति है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो हमसे कम संख्या रखने वाले, बहुत कम संख्या रखने वाले स्वतंत्र देश है। सरकार की बेइज्जती होगी, इसके अंदर की जो भी 60-65 सवाल है उसके बारे में वो हमें क्या कहे। दूसरा एक सवाल आता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब तक कुछ भी हो अपने ही श्रम से, अपनी ही मेहनत से और लगातार करते हुए संघर्षों से वो आ रहे हैं। तो मैंने उस दिन 6 दिसंबर को देखा, आपने चैत्य भूमि अगर देखी होगी दादर की, मैं हमेशा वहाँ पे जाती हूँ, लेकिन मैंने गए 2-3 सालों में ज़्यादा देखा कि वहाँ पे एससी कम्युनिटी की संख्या कम होते हुए मेला उठाने वाली जो संख्या है वो घुमांतु जनजाति की ज़्यादा बढ़ रही है।
तो ये इतना आसान मुद्दा नहीं है कि बस हमें गिनो। सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग अगर आगे जाएंगे तो मेला उठाएगा कौन, साफ सफाई करेगा कौन, श्रम देगा कौन, सर्विस देगा कौन? तो हम आने वाले 100 सालों के लिए रिजर्व लेबर है इस सिस्टम का। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एससी समुदाय आगे बढ़ गया है, एसटी समुदाय अपना सांस्कृतिक हस्तक्षेप ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो चतुर्वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर जिसे कहे कि शूद्र है। हम तो कहाँ से पैदा हुए वो हमें पता भी नहीं है, हम आउटकास्ट है। तो फिर यहाँ श्रम कौन देगा? नाले कौन साफ करेगा? रास्ते कौन साफ करेगा? झूठे बर्तन कौन धोएगा? तो आने वाली व्यवस्था में चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है वो सबसे पहले श्रम का मैकेनिज्म करती है, श्रम का नियोजन करती है। और मुझे लगता है कि ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी रणनीति है कि कुछ लोग ऐसे जरूर हो जो भीड़ तो जरूर है लेकिन वो बिना चेहरे की भीड़ है और वो उस तरह के काम जो है करते रहे। हमें ये सवाल जो है वो आगे के 100 सालों के लिए सोचना चाहिए कि क्या आज जो हमारे टेंट के ऊपर बच्चे हैं उनके पालों में फ्री अफीम और गांजा प्रोवाइड करने वाले रैकेट्स है। बदलापुर जो है वो डार्क जोन अभी पब्लिश हुआ है जहां पे ओवरीज के अंदर के अंडे बीज औरतें बेच रही है। देवदासी कम्युनिटी का हाई सरोगसी मदर का रेट है। ओवरीज के अंदर अंडे बेचने वाली, बीज बेचने वाली औरतों में हमारी औरतों का नंबर ज्यादा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट और बैरियर जनगणना को लेकर मुझे लग रहा है कि क्या होगा, जो हम सब ताकत के साथ बोल रहे कि जनगणना जनगणना, तो क्या बस सरकार के पास डेटा आएंगे? आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहती हूँ कि अगर हमारा अलग स्तंभ आएगा तो बस सरकार के पास डेटा नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन ये स्तंभ आएगा इंटरनेशनल लेवल पे हर कैटेगरी में एनटी डीएनटी का अलग रिसर्च होगा। वो बस एससी एसटी का नहीं होगा। आज जिस तरह से आदिवासियों का हो रहा है, आज जिस तरह से शेड्यूल कास्ट का हो रहा है, उस तरह से दुनिया का हर रिसर्चर जब भारत के बारे में बात करेगा तो उसको नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब के कम्युनिटीज के बारे में अलग कैटेगरी में बात करनी होगी और एक रीजनरेट ऑफ मूवमेंट ऑफ डेटा होगा कि कोई भी बच्चे को अगर लग रहा है कि वो फार्मर सुसाइड के बारे में बात करे और वो एसटी और एससी करे और वो अगर जाति आधारित चीजों के बारे में बात कर रहा है तो उसको एनटी डीएनटी को गिनना पड़ेगा। एक बहुत ही लार्जर हस्तक्षेप होगा जनगणना के थ्रू। ऐसे मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम डेटा एडवोकेसी में और डेटा जस्टिस में और डेटा रिलेटेड मूवमेंट के अंदर हमारे हाथ पैर बहुत जोरों से वहां पे जो है वो मार सकते हैं। दूसरा क्या, मतलब सारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन है उसका मैं बहुत आदर करती हुई है, ऐसे ही नहीं आता है। 70 साल 80 कोई आम बात नहीं है। पेशेंस रखना भी मुश्किल हो सकता है कि ये कितने मीटिंग्स हम अटेंड करें। हम भी करते, मेरा बाप भी करता था, फिर माँ करती थी, फिर हम भी कर रहे हैं, फिर सवाल जो है वो किस तरह से चेंज होगा। तो बहुत नेचुरल है चीजें, लेकिन जैसे बाकी के सारे साथी कह रहे हैं रूट कॉज के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि कितना भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्सेस के बारे में बात करें, क्या आप यकीन नहीं रखते हैं कि जनगणना का मुद्दा बहुत ही मैटर ऑफ पॉलिटिक्स है, ये राजकीय मैटर है। और आज हमारे देश का राजकारण किन के हाथों में है क्या हम जानते हैं? तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि आज हमारे देश की राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक और पूरी ही जमीनी नींव जिनके हाथों में है वो एक विचारधारा से ग्रस्त है। वो मनुवादी ब्राह्मणी विचारधारा से ग्रस्त है, जहाँ पे वो घुमांतु जनजाति को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जहाँ पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप बताइए कि मानिए किसी एससी कम्युनिटी के साथ एट्रोसिटी होती है, वहां पे अंदाजन कितने लोग होंगे उसी रात? 100, 150, 200, 1000। दूसरे दिन, तीसरे दिन मानिए किसी आदिवासी के साथ होती है, वहां पे कितने लोग होंगे? वहां ज्यादा होंगे। हमारे यहाँ पे क्यों कम होंगे? हम कम है इसलिए? नहीं, हमारे सामने चित्रित ही नहीं किया गया है हम कितने हैं, प्रदर्शित ही नहीं किया गया है हम कितने हैं। तो हमें लगता है कि अच्छा नांदेड़ और लातूर साइड में किसी लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, अच्छा वो नाथपंथी के साथ हुआ है, हाँ ते आपलेस भटके, वो हमारी घुमंतु है। लेकिन एससी के अंदर बहुत मनमुटाव है वहां भी,
एसटी के अंदर भी ऐसे नहीं सब अच्छी अच्छी चीजें चली है, लेकिन बाय कैटेगरी आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिक्स जो बाबा साहेब कहते थे, वहां पे अलाइनमेंट है। कुछ तो ऐसी संरचनाएं तैयार हुई है कि ये मुद्दा हमारा है, वहां पे वो जो है वो जनसंख्या दिखती है। मुझे और एक रूट कॉज जिसे मैं कहती हूँ कि जड़ यहाँ पे नजर आती है कि जाति आधारित राजकारण के हस्तक्षेप बढ़ेंगे, डिस्कोर्सेस बढ़ेंगे, और कोई भी निर्णयकार नहीं चाहेगा कि और तीसरा भी जिसे हम कहे कि कैटेगरी निर्माण हो, जो समुदाय आधारित पहचान आधारित डिस्कोर्सेस सटीक तो रूप में संविधान के बेस पे लाए, वो नहीं चाहेंगे। मैं आपको इसलिए विचलित कर रही हूं कि जब वो कुछ भी नहीं चाहेंगे तब वो हमारी मांगे कैसे मानेंगे। उसके लिए हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। वो चाहेंगे ही नहीं ऐसे हो, तो अगर वो इसमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं लेकिन हमें करके लेना है, हमें एक ऐसे इंसान से किचन के अंदर रेसिपी बना के लेनी है जो हमारे रेसिपी के अंदर जहर भी घोल सकता है, तो किस तरह से न्यूट्रिशियस रेसिपी आप बना के लोगे, ये हम सारे लोगों का आने वाले दिनों में जो है वो चैलेंज रहने वाला है। काशीराम जी और पूरे जो एक दलित हिस्ट्री की मूवमेंट रही है, सबसे बड़ा दूसरा डर जो है वो इस निर्णयकारों का है। और फिर हम मूवमेंट किस तरह से, आप मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है, मैं और टाइम लोगों का नहीं लूंगी, लेकिन जिस तरह भी आपका टाइम है, कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा तो पहला पिलर ही खराब है, हमें हमारी संख्या ही पता नहीं है, तो हमारी भागीदारी हम किस तरह से क्लेम करें। हमारी पहली जो नींव है वही जब सीमेंटिंग और कंस्ट्रक्शन नहीं की जा रही है, तो हमारी भागीदारी मानना हमारे लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। और देखिए, ये बस डायरेक्ट सेंट्रल लेवल पे मुश्किल नहीं हो रहा है, किसी भी नगर पालिका के ऑफिस में, जिला परिषद के ऑफिस में जाके बोलो कि हमारे घुमंतु जनजाति के लिए एक टॉयलेट चाहिए, हम कार्यक्षेत्र में नहीं है ये बोलते हैं वो, हम उनके मैप पे नहीं है ये बोलते हैं वो। अच्छा कितने लोग है तुम जी, कौन है, अच्छा वहां से आए, ये हमारे नहीं है। हम अभी तक मतलब धिक्कार है इस तरह की व्यवस्था पे जो स्वतंत्र। अभी किसी साथी ने बोला कि 1857 का उठाव, मैं दुरुस्त करना चाहूंगी कि हम क्यों 1857 का उठाव बोलते हैं, हम 1827 का उठाव क्यों नहीं बोलते हैं। उमाजी नाइक जब स्वतंत्रता का मैनिफेस्टो निकालते हैं वो 1827 में निकालते हैं, हम 30 साल हमारे आंदोलन के क्यों कम करते हैं। 1857 में तो मंगल पांडे सामने आते हैं, उमाजी नाइक तो 1827 में मैनिफेस्टो निकालते हैं, 1832 में तो वो फांसी पे चढ़ते हैं। तो हमें इतिहास को जो है वो रिक्लेम करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट बुक ने पढ़ा है उसी के ऊपर अगर हम निर्भर करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम आपके पहले थे, और यहाँ पे भी एक दुखती नस है कि अगर हम बोलेंगे कि हम आपके पहले थे, तो पूरे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदर्शवादी माना जाता है, नॉन वॉयलेंस माना जाता है, अहिंसक माना जाता है, और उससे हम कोई राजा नहीं चुन के देते हैं, कोई सुल्तान नहीं, कोई तानाशाह नहीं चुन के देते हैं, हम लोकशाही को अपनाते हैं। और सच में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं जाती हूँ इसका बहुत सम्मान करते हैं लोग कि जब आपने चुना संघर्षों के बाद, तब आपने लोकशाही को चुना, आपने व्यक्ति पूजा को नहीं चुना, आपने सार्वभौमत्व को जो है वो चुना है। जब हम ये बोलेंगे कि 1832 1827 जो है हमारा इतिहास है, तब पूरे देश का स्वतंत्रता आंदोलन किसी खास सरनेम के लोगों ने नहीं चलाया था, ये सिद्ध हो जाता है। और जब नहीं चलाया था तो फिर किसने चलाया था, मेन चोर कौन है ये पकड़ा जाता है। और किसने चलाया था, उनकी अगर आज ये हालत है, ठीक है, आज उनकी अगर ये हालत है कि हमें टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं है। कल ठाणे में, मतलब 2 महीने पहले ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भिवंडी में 5 साल की लड़की को संडास को बेटी इसलिए सांप काटा है। अगर उनकी ये हालत है तो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बन जाता है, और हमें हमारी मूवमेंट इसी तरह से शायद री एनर्जाइज करनी पड़ेगी। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इन्होंने हमारे जबान पे डाला है कि आप बिखरे हुए हो, आप बिखरे हुए हो, कहाँ बिखरे हुए हैं। हाँ, उस तरह नहीं है कि उस संरचनाएं नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हमें फ्री नहीं बुलाते हैं, इसलिए थोड़े से बिखरे दिखेंगे। ये हमारे कानों में डालकर वो हमारा एक नैसर्गिक अलाइनमेंट भी तोड़ना चाहते हैं। हम जब अलाइनमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे,
तो वैसे ही जैसे मैं हमारे दोस्तों को बोलती हूँ कि एंटी डीएनटी बहुत आसान लोग नहीं है। आपने अगर आरे बोला तो हम कारे बोलेंगे, आपने धक्का दिया तो हम फाइट मारेंगे। ऐसे लोग जो है वो शासनकर्ताओं को नहीं चाहिए। अभी अगर मैं जनगणना और मूवमेंट के बारे में बात करूं तो मुझे 2-3 चीजें विचलित करती है। एक, यहाँ बैठे हुए लोगों से लेकर भारत के हर हिस्से के लोगों को जनगणना मतलब क्या, जनगणना का परिणाम मतलब क्या होगा, और वाकई में जनगणना जब अमल में आएगी तभी भी हमारी क्या चुनौतियां है, ये 3 से 4 सवालों के बारे में हमारा अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मैं जब जनगणना के सवाल देखती हूँ तो जनगणना, जैसे रेनके आयोग ने भी उसके अंदर नमूद किया है कि जनगणना का ढांचा जो है वो स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल हाउसिंग, स्टेबल कल्चर, स्टेबल लाइवलीहुड, स्थिर समुदाय, स्थिर काम धंधा, स्थिर कलाएं, स्थिर जगहों पे आपका, जिसे हम कहे कि पुनर्वसन, ये स्थिरता को लेकर ध्यान में रखा गया है। तो अभी से इसके ऊपर पहले से आप सब सोच विचार कर ही रहे, लेकिन इसको भी उजागर करना पड़ेगा कि जब भी हमारी मांगे आएंगी चित्रित स्वरूप में तो वो और सटीक हो और इन रूटेड हो, कि जहाँ पे जनगणना होने के बाद भी हमारे सवाल है। और फिर जनगणना से क्या होगा, 2-3 मुद्दे मुझे लगते हैं। मुझे लगता है कि पॉलिसी नाम का जो शब्द जो आज तक हमें अनाथ करके रखा है, आज तक हम पॉलिसी के कॉन्सेप्ट में अनाथ है, ऐसे मुझे लगता है। हम बेघर है पॉलिसी के कॉन्सेप्ट में। बस लाइवलीहुड के लिए नहीं तो 2 किलो अनाज से लेकर 2 किलो रॉकेल तो भी बंदी हुआ है, सब कॉन्टेक्स्ट में हम अनाथ हैं। तो जब हमारा नंबर आ सकता है तब हमें समझ में आएगा कि पॉलिसियों का भी डिवाइडेशन एंड वितरण हमारी कैटेगरी में बाय बजट किस तरह से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेकिन लोगों को बहुत इमीडिएट चीज़ें चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको राशन चाहिए, उनको छत चाहिए। तो पॉलिसी डिस्कोर्सेस और हस्तक्षेप लाने के लिए जनगणना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। दूसरा है कि कास्ट बायसेस हटाने के लिए जाति आधारित पूर्वग्रह जो हमारे बीच में है कि ये कौन है, वो करते क्या है, ये ऐसे ही है क्या, एक दर्शनीय स्वरूप में सामने चित्र रखने के लिए हमें कास्ट बायसेस यानी पूर्वग्रह हटाने के लिए जनगणना तुरंत रॉकेट साइंस की तरह कल से नहीं काम करेगी। शायद उसके लिए भी 100 साल जाएंगे जब वो स्तंभ आएगा और फिर वो चीज़ें जो है वो हमारे सामने आएगी। तो कास्ट बायसेस हटाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानती हूँ कि रिजर्वेशन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन ही कुछ भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। वो बीच का ब्रिज है कि वो सब कुछ ही नहीं है कि उसके पीछे हम 1000% रखें, और वो कुछ भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि जिसको हम चर्चा में भी ना लाए। कई हस्तक्षेप उसके कारण हो सकते हैं। तो रिजर्वेशन एक्सेसिबिलिटी, आरक्षण की उपलब्धता जो है वो जनगणना के कारण उसको एक टेकू, आपको पता है जब हमारे घर का दीवार टूटता है तो हम टेकस मारते हैं वहाँ पे, उस तरह से जो है वो जनगणना कील की तरह वहाँ पे काम कर सकती है। डिमांड फॉर्मेशन के लिए जनगणना काम कर सकती है। मानिए किसी घर में 10 बच्चे हैं, सेकंड फ्लोर पे 5 बच्चे हैं और कोई राशन बांटने के लिए नगर सेवक आए तो औरतें कमर कस के बोलती है ना, आम्हाला 2च उठनी दिली तुम्ही, आपने हमें 2 ही साबन दिए, हमारे घर में तो 10 बच्चे हैं। जब हमारे घर में कितने लोग हैं हमें पता है, तो हमें पता है कि कितनी रोटियां बेलनी है, चूल्हे पे कितना अनाज चढ़ाना है। लेकिन समझो उसी घर में किसी को भूखा मारना है, तड़पता हुआ मारना है, तो हम बोलेंगे हमने उसको देखा नहीं, वो इंसान आया हमें पता नहीं, वो घर के अंदर है, वो हमें तो पता ही नहीं था, वो हम भूल गए। हाँ, ये मुद्दा बार बार रह रहा है, वो हमारे दिमाग में ही नहीं आ रहा है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ऐसे संविधान में नहीं हो सकता है। तो हमारी मांगों के फॉर्मेशन के लिए और जो हमारे मूवमेंट का भी हिस्सा रहेगा, जनगणना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संख्या के आधार पर निर्मला सीतारामन ने अभी 1 फरवरी के बीच में अपनी बातें रखी। आपने देखा वो बजट, सीड्स योजना का बजट जो है वो कम कर दिया गया है, और वहाँ पे जो सीड्स योजना पहले थी और जो जैन के पिटीशन के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो हमें हमारे आरक्षण और जनगणना जैसे मुद्दों के लिए बोलते हैं आपको 200 करोड़ तो दिए हैं सीड्स की योजना में। पॉलिसी में पैसा देना और फंडामेंटल चीज़ें देना, इसके अंदर फर्क होता है। रिजर्वेशन, जनगणना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्सेस से हस्तक्षेप है। वहाँ पे 2 किलो अनाज और आपके किसी 10 बच्चे को स्कॉलरशिप देकर चीज़ें नहीं होगी। सीड्स योजना के अंदर बड़ी फॉर स्टडी की स्कीम चलती है।
आप में से कितने लोगों ने फॉर्म भरने की कोशिश की है उसके अंदर? इस साल फिर से फॉर्म निकले हैं, जरूर भरने की कोशिश करना। हाँ, बड़ी फॉर स्टडी के बारे में इसलिए मैं बता रही थी कि हमने 50 बच्चों के फॉर्म भरे और एक ही बच्चे को करीबन 1.25 लाख के करीबन स्कॉलरशिप मिली है, और वो 50 बच्चों के फॉर्म भरने के लिए करीबन 2.5 से 3 महीना गया है। इतनी जटिल व्यवस्था है। जब जनगणना के अंदर पता चलेगा कि स्थिर समुदाय को ध्यान में रखते हुए पूछे गए सवाल अस्थिर समुदाय का क्या विषारी चित्रण आपके सामने कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मैं सपना देखती हूँ कि जनगणना भी इंक्लूसिव हो सकती है, अस्थिर समुदाय को ध्यान में रख के जो है वो हो सकती है। सारी चीज़ें देखिए यहाँ रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चुनिंदा मुद्दे मैं यहाँ पे रखती हूँ कि हाल ही में मैं जब एट्रोसिटी और एनटीडीएनटी इसको लेकर कुछ कुछ जगह पे लगातार कोशिश कर रही हूँ और एससी कम्युनिटी को भी बोल रही हूँ कि आपकी मांगों के अंदर आप ही क्यों हो, हम क्यों नहीं है। जब आप आपकी बात करते हो तब हमारी बात करने के लिए आपको क्या जिसे कहे कि हम क्या करें, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा हस्तक्षेप चला है। और इन संशोधन के अंदर सारी चीज़ें आपको भी पता होगी कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा जो है जो दुनिया रेफर करती है उसके अंदर एनटीडीएनटी का डिफरेंट डेटा काउंट ही नहीं होता है, अलग से काउंट एनसीआरबी के अंदर नहीं होता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्योंकि हम उसको रेफर कैसे करेंगे कि हमारे साथ अत्याचार और सारी चीज़ों का जो है वो एक बर्डन किस तरह से है। 1 से 2 मिनट में एक अंतर्राष्ट्रीय कुछ चीज़ें मेरे पढ़ने में आ रही थी और मैंने देखी कि मंगोलिया, दक्षिण रिफ्ट वैली और उत्तर केनिया जिसे हम कहें और दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश जहाँ पे घुमंतू की अच्छी खासी जनसंख्या पाई जाती है, हम उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं कि वहाँ पे फोकस ग्रुप डिस्कशन का माध्यम चला है, क्योंकि लोगों की लिटरेसी साक्षरता का लेवल कम है। मैं दोनों शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जिसको जो शब्द आसान लगे, कि लोगों की साक्षरता डायरेक्ट फॉर्म भरने की नहीं भी है। कोई हमारे दरवाजे पे आता है, मुझे याद है, और बोलता था घिसाड़ी गाड़िया लोहार, अच्छा धर्म कौन था? हिंदू। मेरे लिविंग पे बस है कि हिंदू राजपूत। आज तक मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन नहीं पाया है। तो जनगणना मैनिपुलेट भी की जा सकती है। जनगणना मैनिपुलेट की जाए, दबाव तंत्र से गलत डेटा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। मतलब जनगणना की चीज़ें जो क्लॉज देखेंगे वहीं पे है कि आप गलत डेटा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, गलत डेटा जो है वो आप ले नहीं सकते हो। लेकिन कई बार गलत डेटा इन्फ्लुएंस और प्रभाव में लाया जाता है जो आने वाले लोग हैं। 2-3 मुद्दे जो मैं रखूंगी। इवन इथोपिया, साउथ सुदान जो है वहाँ पे भी जो है घुमांतू जनजाति के लोगों की अलग अलग अफर्मेटिव एक्शन मतलब जिसे हम यहाँ पे रिजर्वेशन कहते हैं, कुछ खास तरीके से अधिक की सबलता देते हुए, अधिक का ध्यान देते हुए और अधिक की प्रायोरिटी देते हुए दुनिया के मैप पे जहाँ पे घुमंतू जनजाति ज़्यादा है वहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड डेटा कलेक्शन होता है। उसे हम जनगणना बोले, उसे हम गवर्नमेंट थ्रू चलने वाले सर्वे बोले, ये डिबेट का विषय हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जिसे कहे कि ट्राइबल प्लस नोमैडिक कम्युनिटी है, तो उनका तो आईईएस मतलब इंडिजीनियस, फुल फॉर्म में आपको बताती हूँ कि इंडिजीनियस इनुमरेशन प्रोग्राम उनका चलता है, उनका स्टैटिस्टिक्स निकलता है। ये चीज़ें हमें काम आएंगी जब हम बोलेंगे कि देश के लेवल पे नहीं तो भाई आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो देख लो। लास्ट 2-3 मिनिट आहेत का? बरोबर तुम्ही उठलाय म्हणून मला कळतंय। हां मी समजू शकते। हाँ, कारण का मैं हम महाराष्ट्र के लोग ना थोड़े मराठी में फिसल जाते हैं। हाँ, कोई मुद्दा न रहे इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा डायरेक्ट जनगणना नहीं है, मूवमेंट के बारे में मुझे बोला है कि किस तरह से हो। मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाई में अभी तक नहीं आया अदर देन ब्लैक, जिसे हम कहे कि काले लोगों का जो इतिहास है उसके अलावा, मतलब बहुत ही आक्रामक, बहुत ही मानवीयता को हिलाने वाला इतिहास जहाँ पे गुलाम करके बेचा जाता था। उसके बाद 80 साल ओपन जेल्स में रहने वाला डायरेक्ट इतिहास घुमंतू का है, डायरेक्ट। और ये शायद अभय और हम भी बात कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का विषय है, बस देश के ह्यूमन राइट का विषय नहीं है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का विषय है। और ये बस जनगणना तक नहीं आता है। जनगणना एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, एट्रोसिटी से संरक्षण एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, बजटरी अलोकेशन एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जो हम संवैधानिक प्रोफाइल से आगे जाएंगे। लेकिन उसी के साथ
हम हमारे कंधों के ऊपर मानवीय अधिकारों का संरक्षण लेकर भी तो घूम रहे हैं, और जब ये नहीं मिल रहा है, शायद आने वाले दिनों में अगर देश नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएंगे। तो पता नहीं, शायद पल्लवी है मेरी दोस्त यहाँ पे है, मान्यवर है, वो बताएंगे क्या इंटरनेशनल दरवाजे भी हमें ठोकने पड़ेंगे, क्योंकि कितने दिन वेट करेंगे, हमारे पेशेंस हमें चेक करने पड़ेंगे, कितने दिन हम वेट करेंगे। संयम की बात है ये, कि इतना संयम कभी कभी खुद के ऊपर होती हुई हिंसा को जन्म देता है। हम बार बार बता रहे हैं कि हमारे ऊपर ये हो रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है, जैसे बताती है भूख में लगातार भूखी हूँ, कभी तो उसको थाली पटकनी ही पड़ेगी ना कि मैं भूखी हूँ। तो ये एक तरह का कम्युनिटी सेल्फ खुद की तरफ आने वाला एक वायलेंस भी है, कि संयम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अननेसेसरी नहीं होगा, संविधानिक संयम होगा, और हमारा संयम टूट रहा है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो मैं एंड में आ रही हूँ, जिसे कहे कि जनगणना का ये डिस्कोर्स हम ये 1-2 दिन में चीज़ें करेंगे। मैं बहुत ही आदर युक्त भावना में बोलती हूँ कि कितने लोगों ने मीटिंग में बोला कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन सारे लोग यहाँ पे जो है वो इकट्ठा है, ये सच में घुमांतु ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीने की राजनीति ही वैसी है कि हम अंतिम तक मरेंगे नहीं, ये हम मानते हैं। मतलब ये हम ही कर सकते हैं। जब आप बोले थे तो राठौड़ सर, मतलब कितने लोगों ने बोला ये अभी मत करो, ये अभी करने से क्या होगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम होप और आशावादी रहना नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे अभी रूम के अंदर इतने लोग हैं, ये आने वाली दिन की जो है वो एक अलग दिशा हो सकती है। ठीक है, कुछ चोटें हमें लगेगी, कुछ जख्म हमें लगेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। हमारे रास्ते के ऊपर पत्थर बहुत बिछाए गए हैं, डायरेक्ट चलने के रास्ते नहीं है, पत्थर उठाते उठाते सर के ऊपर लेकर हमें चलना है। तो 3-4 सवाल मैं आपके जहन में डाल के जाती हूँ कि अगर दिल्ली में हमें बहुत आशंका है कि शायद हम लेटर दे और कुछ खास रिस्पॉन्सेस नहीं मिले, तो हमारी आने वाली दिशा क्या होगी। और इमीडिएट जिसे हम कहें कि आने वाली दिशा हो सकता है कि हम हमारा एक प्लान करें 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जो सुबह से हमारे बुजुर्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं। बुरा मत मानना, बुरा मानने से हम अलग हो जाएंगे, हमारे बीच में डिस्टेंस तैयार होंगे। मेरी तहे दिल से आपको गुजारिश है, मैं जाती हूँ कई जगह पर, मैं देखती हूँ कि आदिवासी लोग किस सॉलिडारिटी से वर्चस्ववादी लोगों से भिड़ते हैं। बिल्कुल हम खफा होंगे, वो हम रखेंगे, लेकिन हम हमारे भीतर अंतर नहीं निर्माण करेंगे। तो आने वाले दिनों में अगर हमें कम रिस्पॉन्स मिला इस 2-3 दिन में, तो इमीडिएट हमारी चेतावनी के पॉइंट क्या होंगे, हम क्या करने वाले हैं। या हम झोला लेके आए, हमने कुछ मांगा, हम और झोला उठा के चले गए, तो हमारे निषेध के पॉइंट क्या होंगे। हमारे डिमांड्स तो हम रख रहे हैं, रिस्पॉन्सेस नहीं मिले, तो ये मेरा सवाल है कि क्या हम जनगणना से, देखिए डिबेट हो सकता है, आप खफा हो सकते हो मेरे से, लेकिन क्या हम जनगणना से असहकार करेंगे। हर दरवाजे पे आने वाले घुमांतु जनजाति के इंसान को पता होगा जनगणना के लिए क्या करना है। हर लोकल से लेकर जिसे हम कहे कि डिसीजन मेकर के साथ हम क्या बातचीत करेंगे। और मीडिया एडवोकेसी, प्रसार माध्यमों की एडवोकेसी करते हुए हम क्या बात वहां पे रखेंगे कि हम संतापित है, हमारा गुस्सा ये लेवल का नहीं है, हमारा गुस्सा ये लेवल का है। ये हमें संवैधानिक प्लेटफॉर्म पे बताना होगा, तो वो क्या होगा, ये एक मेरा जो है वो सवाल है। दूसरा है कि हम भली बात ही जानते हैं कि ये सवाल आज नहीं होगा, तो एक अच्छी कोशिश हो रही है कि छोड़ देते हैं, मैं अनुभूति से आई हूँ, छोड़ देते कोई अलग संस्था से आए हैं, एक राष्ट्रीय समन्वय तो हमारा हो ही सकता है। ठीक है, हमारी ये ताकत इकट्ठा हो ही सकती है। तो हर कोई जो है इसका, जनगणना जब शुरू होने वाली है, बहुत ही जल्द, टाइम नहीं है, बहुत ही जल्द, मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल है ना, मैं, हाँ 1 अप्रैल, मतलब जाते जाते हम बैग नहीं रखते हैं, तब तक जनगणना शुरू होने वाली है। मतलब चेंज करने के लिए, सॉरी लेकिन ट्रिगर पॉइंट है, चेंज करने के लिए जगह कम है। तो 1 अप्रैल के पहले हमारे क्या एक्शन पॉइंट होंगे, तो है वो जनगणना को हम ठीक से डील करें। क्या एक्शन पॉइंट होंगे, क्या हमारे लोगों को साक्षर करना सबसे पहला एक्शन पॉइंट होगा, सही जानकारी डटकर कैसे देनी है वो एक्शन पॉइंट होगा, जनगणना को सहकार करते हुए कम से कम क्या जानकारी दे, इसके ऊपर हमें छोटे छोटे मीटिंग्स लेने होंगे, अवेलेबल रहना होगा। हमारे लोग माइग्रेंट करते हैं तो है वो जगह पे अवेलेबल रहना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विचलित कर रहा है। मैंने कल ही देखा कि 1 अप्रैल से चीज़ें हो रही है, जो अभी हम कितना चेंज करेंगे आई डोंट नो, लेकिन फिर क्या होगा। और आगे की नीतियाँ, 3 साल का प्लान
ये आंदोलन का किस तरह से हम जो है वो कृति आराखड़ा जिसको कहते हैं, एक्शन बेस्ड प्लान जो कहते हैं, वो हम क्या बनाने वाले हैं। बनाने के लिए फिर से मिलने की हमारी इच्छाएं है, बनाने के लिए पढ़ने की हमारी इच्छाएं है, साक्षरता के लिए इकट्ठा कर हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और कुछ करने की इच्छाएं है। ऐसे कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है। लास्ट 1 मिनट लेकर मैं कहूँगी कि जनगणना अगर ठीक से होती और हमारा अत्याचार का रिकॉर्ड सामने आता है तो हम पुलिस मैनुअल को सवाल कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। मेरा लॉ का पढ़ा ही नहीं है। जो पुलिस मैनुअल कहता है कि शक के आधार पर पकड़ो, वेशभूषा अलग है तो पकड़ो, एक जगह पे नहीं रहते हो तो पकड़ सकते हो, घर के अंदर कुछ अलग चीज़ें मिलती है तो पकड़ सकते हो, और कितनी सारी चीज़ों में हम जो है वो डिक्रिमिनलाइज जो है वो हो रहे हैं। अलग अलग सर्कुलर निकल रहे हैं, और वो सर्कुलर अभी मैं देख रही हूँ कि एसटी से जुड़े हुए सर्कुलर डायरेक्ट अभी एनटी के लिए निकल रहे हैं कि उठाओ, रेकी करो, इन्व्हेस्टिगेशन करो, पुलिसिंग करो, पकड़ो उनको, धरपकड करा, त्यांच्यानी घ्या जेलमध्ये, विचारा जे विचारायचे थे, उनको पूछो जो पूछना है वो। तो ये जो रिग्रेसिव चीज़ें भी चली है, हमारा अस्तित्व का, हमारा अत्याचारों का, हमारी कलाओं का, भाषाओं का, सारी चीज़ें जब इन डेटा में आएगी तो बिल्कुल अच्छी चीज़ें होने वाली है। लेकिन फिर मैं एक टांगती तलवार सबके दिमाग में थोड़ी चुभो के जाती हूँ, लेकिन 1 अप्रैल तक नहीं होने वाला है। तो 1 अप्रैल के हमारे एक्शन प्लान्स क्या होंगे? जय भीम सबको, जोहार, जिंदाबाद और सतरंगी सलाम।